आकाश अंसारी साहब, वेलकम। थैंक यू। मुझे पता है कि आप हैदराबाद से हैं और पेशा तो आपका डॉक्टरी है, जी लेकिन ज़्यादा आपका जहन जो है वो ज़हनी डॉक्टरी पे चलता है, यानी शायरी पे चलता है। सही बात है। और आप साफ़ी भी रहे हैं और अखबार भी निकाल चुके हैं। जी जी। अब आज का जो हम ये आपके साथ बातचीत है, ये शुरू वहीं से करते हैं। आपने बाहर बैठे हुए, लॉबी से बाहर बैठे हुए एक नज़म सुनाई थी जी सरायकी की। सिंधी। सिंधी की थी वो जो मुठ रोल देते हाँ वो तो स्ट्राइकी की हाँ, एक, तो एक आप शेर। ज़रा वो सुनाएं, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ किसी ने मुझे वो शेर किया था शेर, वो स्ट्राइकी का बड़ा खूबसूरत शेर। और उसने मुझे तो बिल्कुल 4 दिन तक तो ऐसे ही मेरी जहनी कैफियत हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी उस शेर का जो मज़ा था। हाँ, वो शेर कुछ इस तरह था कि तेनू आख्या हम तेको आख्या हम मुठ रेत दी हाँ, तेको आख्या हम मुठ मुठ रेत रेत दी हाँ, हाँ, मुठ खोल छोड़ी मैं को रोल छोड़ी। वो क्यों रोल छोड़े। हाँ। वाह 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 वाह। छोटी सी चीज़ में इतना इतना बड़ा वो ख्याल और उसकी जो सादगी है, और जो तो ये एक मिजाज है हमारी शायरी का, पंजाबी शायरी का, सराइकी शायरी का, सिंधी शायरी का। हाँ, कि एक छोटी सी। एक छोटी सी चीज़ में बड़ी बात कर देना। तो आप पहले तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात आप, हम चाहते थे किसी से बात करना यहाँ कन्वेंशन में, शाह लतीफ़ भुट्टाई की शायरी पे और उनकी पोइट्री पे, सचल सरमस्त के बारे में करना चाहते थे, हमें मौका नहीं मिला। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी उस पर बात करें और फिर उसको लाएं जो आज के दौर का सिंध में जो अदब क्रिएट हो रहा है, जो ख़ास तौर पे जो मुज़ाहमती अदब जो क्रिएट हो रहा है, उस तक लाएं। आप जिस तरह से मर्ज़ी चाहें आप गुफ्तगू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब असल में बात यह है कि सिंधी शायरी हो या सराइकी हो या पंजाबी हो, जी ये फ़िक्री लिहाज से एक बेल्ट है। बिल्कुल। और इसमें चाहे मुज़ाहमत हो चाहे रोमांस हो, वो सोनी से लेकर ससुई तक, वो इस पूरे बेल्ट में, वो माधोलाल हुसैन से लेकर बुल्ले शाह तक, बुल्ले शाह से लेकर सचल, ख्वाजा फरीद या शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई। आपको ये तो पता है ना कि शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई और बुल्ले शाह दोनों हम असर हम थे, असद थे बिल्कुल। और सचल सरमस्त और वारिस शाह दोनों दोनों हम असर थे। हम असद थे। जी। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। तो शायरी में असल में जो ये बेल्ट है, उसके जो पैराडाइम है वो सेम है, सिर्फ लहजे का फ़र्क है, ज़बान के लहजे का फ़र्क है। मैं नहीं समझता कि सिंधी पंजाबी सराइकी में कोई इतना बड़ा डिफरेंस है। हाँ मैं अगर सिंधी में बात करना चाहूँगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये क्या कर हाँ, रहा मैं है। हर साल सुनता हूँ यहाँ आके मैं सिंधी सिंधी में। भी जानता हूँ, सराइकी भी जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ। रही बात मुज़ाहमत की, तो मुज़ाहमत इस बेल्ट की एक लेगेसी रही है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी रवायत रही है इस बेल्ट की। और मुज़ाहमत जो है ख़ास तौर पे, वो जो हमारा तारीख़ी तौर पे जो मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी मुज़ाहमत इस बेल्ट में, बिल्कुल। उसके बानी जो हैं वो बुल्ले शाह, सचल सरमस्त बाबा फरीद से शुरू और होता है। बाबा फरीद। तो ये पूरा आप देखें कि जब कभी भी मजहबी इंतहा पसंदी, थियोक्रेसी का जब भी कहीं, जब चाहे औरंगज़ेब के ज़माने से हो या उससे पहले महमूद गजनवी के ज़माने से हो, कुछ भी हो, तो उस दौर में ये बेल्ट जो है वो एक मुज़ाहमती तौर पे एक बड़ी फ्रंट के तौर पे बिल्कुल सामने आया है। किसने जाकर पंजाबी में शायरी की है, किसी ने जाकर उर्दू में शायरी की, बिल्कुल। किसी ने
सिंधी में की है, सराइकी मैंने में बस की ये है। एक दफ़ा इस पे तो अवाइली तौर पे अगर देखें तो मुज़ाहमती शायरी इस बेल्ट की कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, मैं एक दफ़ा इस पे सोच रहा था, तो मेरे ख्याल में एक तो सिंध वैली की जो तहजीब है उसमें एक अपनी कल्चर की यकसानियत है। एग्जैक्टली एक तो वो बात है, और दूसरी बात मेरे ख्याल ये है कि जिस तरह की तालीम इन बुज़ुर्गों की होती थी उसमें जो उसका बड़ा असर है। जो टेक्स्ट पढ़ाई जाती थी, जी, जी। स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो सारे पढ़ते थे, जी। वो तकरीबन एक ही थी। एक ही है, तो वो तकरीबन जो मुज़ाहमत भी बनी तो उसमें भी कॉमनैलिटी थी। Exactly. लेकिन मैं आपको आप एक दिलचस्प मैंने नोट किया है कि जो वारिस शाह अगर लिख रहा है तो पूरा किस्सा लिख रहा है। Exactly. अच्छा, शाह हुसैन अगर काफ़ी में हीर का जिक्र कर रहा है या ससी का जिक्र कर रहा है तो वो इशारा कर रहा है। शाह जो हैं वो शाह लतीफ़ भटाई जी जो है वो दरमियान में चलते हैं, वो किस्से को वहाँ से पकड़ते हैं कि ये वाक़या हो चुका है। सही। असल में शाह अब्दुल लतीफ़ फ़िक्री तौर पे जो उनकी शायरी है उसका जो एक तनाव है ख़यालात का वो इंतहाई गहरा है। सचल सरमस्त बड़े ओपन है, वो अपने ख़याल में बहुत बड़े ओपन है और नॉन कंप्रोमाइजिंग है। शाह लतीफ़ के दौर में सिंध में शाह इनायत को शहीद किया गया। औरंगज़ेब का दौर था, औरंगज़ेब का। जी, जी। हाँ, लेकिन उसका कोई भी जिक्र हमें उस दौर में नहीं मिलता। हाँ, शाह लतीफ़ की शायरी में उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। सचल जो है वो मंसूर, इलाज और ये जितने भी बड़ा उनके वो हैं बानी हैं, दाई हैं। लेकिन शाह लतीफ़ फ़िक्री तौर पे सिंध में जो मैं कहता हूँ कि जो सिंध के फ़िक्री इमाम हैं वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं जी। और उनकी शायरी का जो कैनवास है वो इतना बड़ा है और इतना गहरा है, क्योंकि शायरी में कुछ ऐसे शायर हैं जिनको हम देखते हैं कि उनका तनाज़ुर बहुत वसी होता है, लेकिन उनमें वो गहराई किन किन शायरों में वो नहीं होती। किन शायरों में गहराई तो है लेकिन जो इजहार का जो उनका असलूब है वो इतना कमज़ोर है। खैर, शाह लतीफ़ भटाई में वो दोनों ही बातें। अच्छा, तौर उसके पे बाद जब हम क्लासिकल पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ आते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि शेख अयाज ने उसको? नहीं, शेख अयाज से पहले हमें जाना पड़ेगा जी कि इस हमारे पूरे बेल्ट में मैं सिंध के हवाले से बात करूंगा। मुझे ज़्यादा सिंध के इल्म हवाले से नहीं है बात पंजाब का या नहीं, आप सिंध के हवाले मैं से सिंध के तनाज़ुर में बात करूंगा कि इस शेख अयाज तो वन यूनिट दौर की जो मुज़ाहिमती तहरीक थी उनके थे, लेकिन उससे पहले मुज़ाहिमत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जी। सिंध में जो हुर तहरीक चली थी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहला मार्शल लॉ लगा था वो सिंध में लगा था। पूरे सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ दौर में उन्होंने कभी वो बंगाल में नहीं लगाया मार्शल लॉ, जहाँ सिराजुद्दौला से लेकर वो टीपू सुल्तान तक या पटना ये जितना भी था। ठीक। लेकिन क्योंकि वो जो मुज़ाहिमतें थीं वो हुक्मरानों की थीं या मकामी हुक्मरान जो थे टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, ये लोग जो है वो थे अवामी सतह पे इतनी मुज़ाहिमत जो है वो पहली मरतबा सिंध में हुई। तो उसकी नुमाइंदगी कौन से शायर ने की? हम बात कर रहे हैं लिटरेचर। एग्जैक्टली। तो ये उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो है हरियाणी दरियानी दिलगीर, अच्छा। एक सिंधी हिंदू शायर थे और उसके पीछे एक पूरी लाइन थी। अच्छा जी। तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों की जो है वो मुज़ाहिमत की। वो कांग्रेस से इन लोगों से भी वाबस्ता नहीं थे, लेकिन मकामी तौर पर उस वक्त जो सिंधी सेंटीमेंट्स थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसकी वो उन्होंने तर्जमानी की। अच्छा, अब इससे आगे आइए। अब इससे दूसरा फिर आगे दौर चलता है, पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान के बाद वन यूनिट बन चुका है कि जी सुबह वुबह कुछ नहीं है,
एक वेस्ट पाकिस्तान है, एक ईस्ट पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के नाम पे उसका जो दारुल खिलाफा समझेंगे वो लाहौर को बना दिया गया। इस्लामाबाद है, हाँ लाहौर को, वेस्ट पाकिस्तान। हाँ वेस्ट पाकिस्तान उसका समझो कि सारा, तो उसके खिलाफ बंगाल ने और बाकी जो जितने छोटे सूबे थे, असल में ये जो वन यूनिट बना था वो इक्वल करने के लिए कि बंगालियों की अक्सरियत को हाँ उसका इक्वलाइज किया जाए, बिल्कुल, कि जी हम इधर एक यूनिट आप हैं, एक यूनिट हमें। तो वो जो किया गया था, लेकिन उसमें ये हुआ कि सिंधी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया। सिंधी लैंग्वेज आज मेडिकल कॉलेजों तक पढ़ाई जाती है। हाँ उस जमाने में सिंधी लैंग्वेज उस वक्त सिंधी लैंग्वेज ही थी। तो शेख हयाज उसके तर्जुमान। तो उस ज़माने में उसके खिलाफ जो तहरीक चलाई वो किसी सियासतदानों ने नहीं चलाई थी, वो सिंध के शायरों ने, अदीबों ने और जो वर्कर्स थे और जो पढ़े लिखे लोग थे और जो मिडिल क्लास था उन लोगों ने चलाई। लेकिन अदब में उसका पूरे उस दौर का जो इजहार है वो हमें शेख हयाज की शायरी में मिलता है। और अगर हम शॉर्ट स्टोरी में देखें और नावल में देखें तो किसका नाम लेंगे आप उस दौर का? उस दौर में हमारे नसीम खरल हैं, अमर जलील हैं, शमशुरुल हैदरी हैं शायरी में, ठीक, और उसके साथ बहुत बड़े और भी नाम हैं, आप गुलाम नबी आगरो हैं, बहुत लोग अच्छा, थे। अब हम मॉडर्न में जंप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो वक्त के बाद फिर एक खामोशी का दौर आ जाता है। अच्छा, शेख अयाज भुट्टो साहब के ज़माने में आकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो जाते हैं। फिर जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आता है तो शेख अयाज उनको ख़त लिखते हैं कि जी मैं तो इकबाल का बड़ा मदाह हूँ, ये है। मैं वैसे शेख साहब को ज़ाती तौर पर जानता था, मैं शेख साहब का मेहमान भी रह चुका हूँ और उनसे काफ़ी यादला मेरी रही। उनका पंजाबी में उस ज़माने में अहमद सलीम तर्जमा कर रहा था, तो मैं उन दिनों में गया, मिला था उनसे, शेख साहब से। अच्छा। उन जब अहमद सलीम वहाँ था। तो अब जो आज का दौर है इसमें एक तो हमें बताएं कि कौन से जो है वो लीडिंग पोइट्स हैं, और उसके बाद अपनी कोई एक नज़म सुना दीजिए बस। उसके बाद एक फिर नया दौर आता है जी, वो एक पूरी खामोशी का दौर होता है। भुट्टो साहब का कत्ल होता है, जुडिशरी मर्डर होता है, और जनरल ज़िया एक मुकम्मल थियोक्रेटिक स्टेट के हवाले से वो उनके जो ख़यालात, ये वो तो ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी और लोग, आप हम सब उसके विटनेस हैं कि कितना उसने इस सोसाइटी को, जो लिबरल सोसाइटी थी, जो एक मज़हब सोसाइटी थी, जो टॉलरेंट सोसाइटी थी, उसको किस तरह उसने मजहबी इंतहा पसंदी में जाकर उसने डुबो दिया। तो ये एक दूसरा दौर था। उस दौर में मैं समझता हूँ कि उस दौर में मुज़ाहमती तौर पर मेरी शायरी का हवाला जो है लोग देते हैं। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पे मैं उस वक्त मेडिकल कॉलेज में था और उन्होंने एक आर्डिनेंस नाफिज किया, जी सलात कमेटीज़ बनाई जाएंगी, लोगों को नमाजें पढ़ाई जाएंगी। और ये ऐसी चीज़ थी कि ये औरंगज़ेब के बाद पहली मरतबा जनरल ज़िया ने इस तरह की बात की। तो जाहिर है कि हम जितने भी प्रोग्रेस लोग थे, जितने भी कि भी ये क्या तरीका है, ये हमें नमाज़ें पढ़ना सिखाएंगे। तो उस दौर में एक मैंने नज़म लिखी थी और वो मैंने पढ़ी थी, उस पर मैं जेल भी चला गया उस नज़म की बात। जी, वो सुना। वो फिर हारी तहरीक का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें जाकर मैंने वो पढ़ी थी और वो बड़ी पॉपुलर नज़म थी। वो एक डिक्टेटर्स के खिलाफ एक जी, फरमाइए। वो है तो बड़ी तवील नज़म है, लेकिन वो उसके चंद में आपको सुनाता हूँ। ही रहजन ही रत चूस करनेल काणा, ये खून चूसने वाले जो हैं जी, वो काणा था ना ज़िया। हाँ। ही रहजन ही रत चूस करनेल काणा, ही बाबर ही नादर जा नस्ली न्याणा। न्याणा कहते हैं दामाद को। अच्छा, ये बाबर और नादर के जो नस्ली दामाद है। ही रहजन ही रत चूस करनेल काणा, ही बाबर ही नादर जा नस्ली न्याणा, ही मंगोल तातारियन ये तुखमंजा। हाँ, ये मंगोल तातारियन ये तुखमंजा, ही हिज्जाज यूसुफ या नौकर पुराना,
नए सिर वरी दीन जा पाए चोगा, असां खां नमाज़नि जा कनि था पुछाणा। वाह। ये नए नए तौर पे दीन के चोगे पहनकर और हमसे आकर, जिनी काबू किबलो आहे अमेरिका, जिनी काबू किबलो आहे अमेरिका, जिसका काबा किबला अमेरिका है, और मुहानन में पुण जेके सूअर सरीखा, और जो शक्ल में भी सूअर की तरह है, मुहानन में पुण जेके सूअर सरीखा, जिनी सारी धरती ते धाड़न हरण में लताड़िया सभई लांग बूटन सां लीका, और जिन्होंने सारी धरती पे डाके मारने में सारी जो लकीरें हैं लांग बूटों से उन्होंने क्रॉस कर दी। जिनी सारी धरती ते धाड़न हरण में लताड़िया सभई लांग बूटन सां लीका, उहे अॼु ख़ुदा जा थी नायब निमाणा, असां खां नमाज़नि जा कनि था पुछाणा। यानी वो खुदा के नायब बनकर हमसे नमाजों के बारे में पूछ रहे हैं। तो बड़ी वो मेरी नज़म पॉपुलर हुई और मैंने वो जाकर पढ़ी नज़म। दूसरे दिन मेरा पैथोलॉजी का पेपर था, तो वो मैं पेपर देने गया, तो मैं दे रहा था, तो वो हमारे जो पानी पिलाने वाले होते हैं हाल में, मोस्टली तो हमारे जो वो चपरासी वगैरह जो कॉलेज में होते थे, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अजीब गरीब किस्म के लोग हैं, सादे कपड़े पहने हुए हैं, बड़े लंबे तड़म्बे, और उनके सैंडल वगैरह भी मखसूस किस्म के। तो एक ने आकर कहा, वो तो दो तीन लोग थे, उन्होंने, किसी ने मुझे इधर से पकड़ा बालों से, किसी ने बस ऐसे किया और मुझे उठा के ले गए। फिर लोग, हमारे दोस्तों ने दो पेपर का भी बाइकाट कर दिया, ये वो जिस तरह होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। फिर मुझे ले गए वहाँ, उस वक्त वो जो आर्मी के थे कोई मेजर साहब थे, उनके पास ले गए। तो वहाँ मैंने देखा तो मेरा शेर वो चल रहा था। वो काफ़ी मुझे उन्होंने जाकर दूसरे दिन वहाँ जाकर खड़ा कर दिया, तो वो तो बड़ा, वो कोई मैप था उसको देख रहा था काफ़ी देर तक। उसके बाद उसने कहा कि ये शेर आपने पढ़ा है? कहा मैंने पढ़ा है। उसने कहा कि आप ये आर्मी के ख़िलाफ़ आपने ये बातें की। मैंने उसे कहा कि मैं आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं जनरल सियाह के ख़िलाफ़ हूँ, मैं डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हूँ, आर्मी के इस किरदार के ख़िलाफ़ हूँ कि आप जो भी कहना चाहें। तो वो जो बात हुई, तो फिर उसने कहा कि अच्छा बैठें आप। फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया कि देखें बच्चे, आप पढ़ रहे हैं, आप अपना करियर ख़राब ना करें, ये करें वो करें, और मैं आपको कोड़े भी लगा सकता हूँ, आप ये भी कर सकता हूँ। ये मैंने कहा कि सर आप जो भी करना चाहें, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं है, कोड़े मारना चाहते हैं मार दें, लोगों को मार रहे हैं आप। उसने कहा नहीं देखिए, मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये आपका किरदार नहीं है। बहरहाल उसने फिर मुझे जेल भेज दिया, और फिर मेरी आगे ज़मानत हो गई, और ये सारा किस्सा। उसी दौर में जब एमआरडी का दौर था, तो सिंध तो जल रहा था बिल्कुल, सबसे आगे था। उसको फिर मीडिया ने बड़ा एक उसको एंगल दिया कि जी सिंधियों की ये अलहदगी पसंदगी की तहरीक है। वो आप बात सुना रहे थे आप एमआरडी के दौर की। नहीं, मैं वो उससे पहले थोड़ा सा जा रहा हूँ। वो आप बात सुना रहे थे ना कि मेजर आपको नज़र पे पकड़ के ले गए, तो याह्या खां के ज़माने में मुझे भी एक बार पकड़ के ले गए। अच्छा अच्छा। तो ये आप वाली जो मेजर वाली अदालत थी, ये ब्रिगेडियर की थी। तो इल्ज़ाम ये था कि हमने यूनिवर्सिटी के हॉल पे, स्टेडियम पे हमने सुर्ख झंडा लगाया 1 मई को। अच्छा। और ये ट्रीजन है। अच्छा, अब मेरे साथ जो दूसरा बंदा था वो बहुत ही कमज़ोर सा था, तो मैंने ब्रिगेडियर से कहा, ये इत्तेज़ाद आसन साहब जो है ना, ये हमारे वकील थे। अच्छा अच्छा। तो ये आए और इन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं आ तो गया हूँ, ये जो नौजवान थे ताज़ा आए थे, ये अपना लंदन से बैरिस्ट्री करके, और मज़दूरों के और हमारे सारे स्टूडेंट्स के यही केस लड़ते थे। सही। तो कहने में ऐसे आपकी तसल्ली के लिए आ गया। तो खैर एनीवेज, वो ब्रिगेडियर साहब ने चार्जशीट मेरे खिलाफ पढ़ी गई। तो मैंने ब्रिगेडियर से कहा, मैंने कहा जी कि जनाब
आप और आपके नौजवान यानी फौजी अगर उस स्टेडियम पे चढ़ के झंडा लगा दें तो मैं मान जाऊंगा। मैं अब बैसाखियों पे चलता हूँ, ये जो मेरे साथ इसको आपने पकड़ा है, ये तो एक आप फूंक मारे तो ये उड़ जाए, इतना कमज़ोर आदमी है, हमने झंडा कैसे लगाया होगा। खैर उसकी समझ में आ गया तो उसने कहा कि अच्छा फिर से ना करना। मैं कही हमने किया ही नहीं है तो ये तो फौजियों के तो किस्से हैं। तो खैर आप MRD की बात कर रहे थे। MRD में उन दिनों आए थे मुशाहिद हुसैन सैयद थे मुस्लिम अखबार में उन दिनों जी, और उनके साथ इरशाद अहमद हक्कानी थे, और एक मेरा नाम मैं बोल रहा हूँ नुसरत साहब थे, कोई जावेद नुसरत नहीं, जावेद नुसरत नहीं थे। अच्छा। वो थे। तो ये लोग आए थे उस वक्त MRD क्योंकि सिंध में बड़ा उसका था, तो ये लोग आए थे। फिर फाजिल राहो शहीद जो MRD के असल में वो थे सारे मुमार जी, तो उसने मुझे कहा कि आप इन लोगों को लेकर जाएं और पूरे सिंध में इनको घुमाएं और दिखाएं लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह हो रहा है। उसी दौरान वो हम चलते भी रहे, लोगों से इनको मिलाते भी रहे। फिर उसी दरमियान वो मेरी शायरी भी सुनते रहे। तो फिर इरशाद अहमद हक्कानी ने मुझे कहा कि यार आप कुछ अपनी शायरी के उर्दू तर्जमे जो ख़ास तौर पे मैंने 2-4 नज़में उन दिनों कही थी, तो उन्होंने कहा कि इनका आप तर्जमा करके मुझे दें। तो एक नज़म थी वो जो उन दिनों शहीद नज़ीर अब्बासी को शहीद किया गया था जी, ही वॉज माई फ्रेंड। वो कम्युनिस्ट पार्टी से था, मेरा उन दिनों अवामी तहरीक से फासला था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही प्रोग्रेसिव और जजमेंट किस्म के आदमी थे। उसको बड़ा टार्चर किया, उसके नाखून वगैरह निकाल के, फिर उसको लाश नहीं दी गई बहुत दिनों तक, और जब दी गई तो वो ऐसी पोजीशन में थी कि वो शनाख्त के काबिल नहीं थी। तो वो उस पर एक मैंने नज़म कही थी सिंधी में कि ओ अमा जे कॾहिं राति जे रह ज़ननि जे हथां मां बि मारियो वञा मुंहिंजे साथियुनि जियां कीअं तूं रोइजां कोन दुखड़ो कजां। तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त नज़्म है, इसको उर्दू में करें, इसको उर्दू में करें। तो वो इतनी पॉपुलर हुई नज़म के मतलब कि उसका मैं क्या बताऊं आपको कि आप सुनाए ना। तो उसको वो मैंने मेरी जो वक़्त थी या जो मेरे था, क्योंकि मैं बेसिकली उर्दू शायरी नहीं करता था उन दिनों में, तो वो मैंने उनको कोशिश की उर्दू में तर्जमा करने की। तो वो इस तरह थी कि जे कॾहिं रात जे रहज़ननि जे हथां पास बाना ने जुल्मत के हाथों अगर, वो शेर था कि माँ तो रोना नहीं, हाँ, माँ तो रोना नहीं, उर्दू में नज़म पूरी पढ़े ताकि मज़ा आए। माँ तो रोना नहीं, पास बाना ने जुल्मत के हाथों अगर मेरे गुम गोश्ता सब साथियों की तरह, पास बाना ने जुल्मत के हाथों अगर मेरे गुम गोश्ता सब साथियों की तरह, घर में मारा भी जाऊं कहीं ना कहीं अश्के गरिया से पलकें भिगोना नहीं, अश्के गिरिया से पलकें भिगोना नहीं, माँ तू रोना नहीं, माँ तू रोना नहीं। गर ये शाही किले की फसीलें तुझे मेरी मौजूदगी का पता भी न दें, गर ये शाही किले की फसीलें तुझे मेरी मौजूदगी का पता भी न दें, और दलाई की मनहूस जंदान पर मंडलाती हुई गिद्ध चीलें तुझे खून आलूदा चोंचों से महवे तिनस वाह, कुछ बता भी जो दें। वाह, मारी मारी थकी दर बदर तू फिरे, मारी मारी थकी दर बदर तू फिरे, शाम गम भी अगर तुझको यूं देख कर, शाम गम भी अगर तुझको यूं देख कर तेरी हालत पे पुरसाव मातम करे, चाहे कुछ भी हो माँ, चाहे कुछ भी हो माँ, दामन ज़ब्त हाथों से खोना नहीं, माँ तू रोना नहीं। ये तकाज़ा है खूने अब्बासी है माँ, नज़ीर अब्बासी जी, ये तकाज़ा है खूने अब्बासी है माँ, जिस्म अपने को तोहफे में दूं किरचियाँ, ये तकाज़ा है खूने अब्बासी है माँ, जिस्म अपने को तोहफे में दूं किरचियाँ, कब तलक बंद ज़हनो ज़मीरो ज़बां, कब तलक बंद ज़हनो ज़मीरो ज़बां, कब तलक वतन पर वर्दियाँ वर्दियाँ, ऐसे हालात में जबर की रात में चाहे कुछ भी हो माँ, दामन ज़ब्त हाथों से खोना नहीं, माँ तू रोना नहीं।
माँ तू रोना नहीं, माँ तू रोना नहीं। ये बड़ी पसंद आई वाह, शादा वाह, कर। फिर उन्होंने कोई 4 कालम लिखे थे जंग में उन दिनों कि संत क्या सोच रहा है, तो उसने मुझे एज ए सिंबॉलिक के संत की सोच जो है वो डॉक्टर आकाश अंसारी की शायरी से झलकती है। तो उन्होंने वो 4 कालम लिखे थे उसमें, इसी दौर में। बहुत अच्छा। बार इस नज़म के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी इतनी अजीम नज़म है कि अब इसके बाद मुझे समझ में भी नहीं आती आपसे क्या सवाल पूछूं। तो चलिए अब अगली दफ़ा तक के लिए अब हम आपसे हैदराबाद में आके पूरी नज़म सुनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात भी वहाँ होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया साहब आपका। खुदा हाफ़िज़।